कहानी की शुरुआत में हम एक जर्मन सोल्जर हेनरिक को देखते हैं जो अपने ही देश की सेना से बचकर भाग रहा है और कुछ सोल्जर्स पीछे से उस पर गोलियां चला रहे हैं। फिर भागते हुए कुछ दूर जाकर वह जंगल में छिप जाता है और अपनी पिस्टल से सिपाहियों पर गोलियां चलाने लगता है। तभी एक गोली डफल नामी एक सिपाही के कान को छू कर निकलती है और वह घायल हो जाता है। अब जब हेनरिक सिपाहियों को अपने करीब आते देख वहां से भागने की कोशिश करता है तो फिसलकर खाई में गिर जाता है और इसी दौरान जर्मन सोल्जर्स वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे गोली मारने ही वाले होते हैं कि इसी दौरान कर्नल वॉन वहां आकर उन्हें रोक लेता है। इसके बाद कर्नल वॉन हेनरिक का रिकॉर्ड चेक करता है जिस पर उसे पता चलता है कि हेनरिक ने कई जंगें लड़ी हैं। वह एक काबिल सिपाही रह चुका है। जिसके बाद कर्नल हेनरिक से सेना छोड़कर भागने की वजह पूछता है, जिस पर हेनरिक बताता है कि मैं पिछले 6 साल से जंग लड़ रहा हूँ, लेकिन सिवाय खून खराबे के हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हम अपनी बंदूक से सिर्फ मासूम लोगों को ही मारते हैं और हमारा देश विजेताओं का नहीं बल्कि कातिलों का देश है। इसीलिए मुझे अब कोई जंग नहीं लड़नी और न ही तुम्हारी गुलामी करनी है। इस पर कर्नल हेनरिक से कहता है कि तुम जैसे सोल्जर सिपाही के नाम पर धब्बा हो और हमारे देश के लिए कलंक हो, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद ये लोग हेनरिक को एक पेड़ के साथ एक रस्सी से फांसी देकर वहां से चले जाते हैं। फिर हेनरिक अपने आखिरी समय में अपनी फैमिली को याद करता है और उसका दिल धीरे धीरे धड़कना बंद करने लगता है। लेकिन इसी दौरान अचानक एक लड़की रस्सी को काटकर हेनरिक को नीचे उतारती है और देखती है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, जिसके बाद वह उसे हाथ गाड़ी में डालकर अपने घर ले जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे जर्मन सोल्जर्स सोनेनबर्ग टाउन पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक यहूदी के घर सोना छिपे होने की खबर मिली थी। जर्मन सिपाहियों को टाउन में आता देख सब लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। उधर जब हेनरिक को होश आता है तो वह देखता है कि एक लड़की उसके जख्मों पर दवाई लगा रही है। यह लड़की बताती है कि मेरा नाम एल्सा है और मैं अपने भाई पॉल के साथ शहर से दूर इस खेत में रहती हूँ। हालांकि पॉल दिमागी तौर पर कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी वह हेनरिक की अकड़ी हुई हड्डियों को एक झटके में ही ठीक कर देता है। जिस पर एल्सा कहती है कि मेरा भाई दिमाग से कमजोर होते हुए भी अक्लमंद है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कर्नल इस शहर के मेयर रॉबर्ट से मिलता है और उससे उस यहूदी के घर के बारे में पूछता है, जिस पर मेयर बताता है कि वह घर एक यहूदी परिवार का था, लेकिन 1938 के बाद से इस गांव में कोई यहूदी नहीं रहता क्योंकि हमने सभी यहूदियों को मारकर यहाँ से भगा दिया और उनके घरों को आग लगा दी थी। जिसके बाद कर्नल वॉन उस घर का खंडहर देखने के लिए आता है जहाँ उसे कुछ निशान मिलते हैं। इसके बाद कर्नल मेयर से कहता है कि तुम अब जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन जाने से पहले मेयर कर्नल वॉन को अपने होटल में आने की दावत देता है। इसी दौरान सोनिया, जो गाँव की एक जवान लड़की है, रॉबर्ट से पूछती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। रॉबर्ट बताता है कि ये लोग यहाँ सोना ढूंढने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरिक एल्सा से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। एल्सा बताती है कि आज से कुछ साल पहले नाजी ने मेरे पिता को मार दिया था और उनके मरने के बाद हमें हमारे घर और खेत से भी निकाल दिया गया, जिसके बाद मैं अपने भाई पॉल के साथ यहाँ आ गई और इसीलिए मुझे इन नाजी से नफरत है। इसके बाद ये लोग साथ में खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल वॉन मेयर के होटल को अपना हेडक्वार्टर बना लेता है। फिर वह डफल की तरफ देखकर कहता है कि कल सुबह तुम यहाँ के खेतों की तलाशी लेने जाओगे क्योंकि अब हमें राशन की सख्त जरूरत है। अब अगली सुबह कर्नल सोने की तलाश में इस खंडहर की खुदाई शुरू करवा देता है। इसी दौरान एक सिपाही बताता है कि अमेरिकन और फ्रेंच सिपाहियों ने घुसपैठ शुरू कर दी है और वे लोग जल्द ही यहाँ पहुंच सकते हैं। ऊपर से हमारे सिपाही भी बुरी तरह थके हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद हम ये जंग हार जाएं। ये सुनकर कर्नल वॉन गुस्से में कहता है कि हम जर्मन हैं, हम दुश्मन को सिर्फ हराते नहीं बल्कि उसे मिटा देते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम भी इस भगोड़े सिपाही की तरह भागने का सोच रहे हो। दूसरी तरफ सार्जेंट डफल राशन लेने के लिए शहर से बाहर निकल जाता है। वहीं हम पॉल को देखते हैं जो अपनी भैंसों के लिए नदी से पानी भरकर वापस आया था। तभी हेनरिक यहाँ से जाने लगता है। एल्सा उसे रोककर पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम्हें अभी ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। इस पर हेनरिक उसे अपनी वाइफ और अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि ये दोनों शहर में हुई बमबारी में मारे जा चुके हैं। उस समय मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरी बेटी किसी तरह बच गई थी। पड़ोसियों ने पत्र में बताया था कि वह बिल्कुल ठीक है, इसीलिए अब मैं उसे ढूंढने हेगन जा रहा हूँ। इतने में पॉल दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि हमारी तरफ कुछ सिपाही आ रहे हैं। हेनरिक बाहर जाकर देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि ये वही जर्मन सिपाही होते हैं जिन्होंने उसे फांसी पर लटकाया था और अब ये लोग यहाँ राशन लेने आए हैं। फिर उनमें से 2 सिपाही अपने राशन के लिए मुर्गियां लेने के लिए बाड़े में जाते हैं। तभी एल्सा गन लेकर बाहर आती है और पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो।
इस पर सार्जेंट डफल कहता है कि मैं यहाँ अपने सिपाहियों के लिए राशन इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। एल्सा कहती है कि सब मत लेना, हमें भी अपने खाने के लिए राशन चाहिए। वहीं पॉल अपने जानवरों के लिए काफी दुखी हो रहा था। तभी डफल कुछ सिपाहियों के साथ अंदर आता है और एल्सा से पूछता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है। एल्सा बताती है कि यहाँ बस मैं और मेरा भाई रहते हैं। इस पर डफल कहता है कि फिर टेबल पर 3 कप क्यों रखे हैं। एल्सा कहती है कि मेरा भाई कॉफी 2 कप में पीता है, लेकिन डफल समझ जाता है कि एल्सा झूठ बोल रही है और जरूर यहाँ कोई और भी मौजूद है। जिसके बाद एक सोल्जर घर की तलाशी लेने लगता है। फिर सार्जेंट एल्सा से उसके लॉकेट के बारे में पूछता है जो उसने गले में पहना हुआ था और पूछता है कि यह लड़का कौन है। एल्सा बताती है कि यह मेरा मंगेतर है जो अभी जंग लड़ रहा है। इस पर डफल कहता है कि वह अब कभी वापस नहीं आने वाला, अब तक तो वह जंग में मर चुका होगा। अब जब सार्जेंट लॉकेट वापस नहीं करता तो एल्सा उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद सार्जेंट उसे मारने लगता है और एल्सा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी एक सोल्जर पॉल को पकड़कर घर से बाहर फेंक देता है, जबकि सार्जेंट एल्सा का रेप करने की कोशिश करता है। वहीं हम हेनरिक को देखते हैं जो ऊपर छत पर छिपा हुआ था और ऊपर से सब देख रहा था। फिर वह एल्सा को मुसीबत में देखकर सिपाहियों पर हमला कर देता है। वह एक सिपाही को वहीं ढेर कर देता है। फिर एल्सा सार्जेंट डफल के प्राइवेट पार्ट में गर्म कॉफी डाल देती है और हेनरिक भी उनकी जमकर धुलाई करता है। अब जब डफल के सभी सिपाही मारे जाते हैं तो वह अपनी पतलून उठाकर यहां से भागता नजर आता है, लेकिन हेनरिक जानता था कि ये लोग फिर से वापस आएंगे, इसीलिए वह जरूरी हथियार लूटकर पॉल और एल्सा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब यहां रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। लेकिन पॉल अपनी गाय को साथ लेकर जाना चाहता था, जिस पर एल्सा उसे मना कर देती है। अब ये लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते शाम हो जाती है। पॉल कहता है कि हमें वापस जाना होगा, मुझे गाय का दूध निकालना है वरना वह बीमार हो जाएगी। लेकिन एल्सा किसी तरह उसे समझाती है कि अगर हम वापस गए तो सिपाही हमें मार देंगे। दूसरी तरफ हम सार्जेंट डफल को देखते हैं जो होटल पहुंचकर अपना इलाज करवाता है और कर्नल वॉन को बताता है कि वह भगोड़ा सिपाही अभी भी जिंदा है। सार्जेंट कहता है कि कल सुबह होते ही मैं उस खेत में दोबारा जाऊंगा। इधर हेनरिक, एल्सा और पॉल बचने के लिए जंगल में छिप जाते हैं, लेकिन पॉल अभी भी नाराज होता है। इसी दौरान एल्सा और हेनरिक आपस में बातें करने लगते हैं। हेनरिक बताता है कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है मैंने उसे बस एक बार देखा है, वह अपने बाप को जानती तक नहीं। शायद मेरा उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। इस पर एल्सा कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जान भी जोखिम में डाली है, इसीलिए तुम्हें भी अपने बाप होने का फर्ज निभाना चाहिए। अब अगली सुबह जब एल्सा जागती है तो देखती है कि पॉल यहाँ नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ पॉल को देखते हैं जो वापस आकर अपनी गाय का दूध निकाल रहा था। तभी वहां जर्मन सिपाही आ जाते हैं। उन्हें आता देख पॉल अपनी गाय को लेकर यहां से जाने लगता है, लेकिन सार्जेंट उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ वे दोनों कहाँ हैं, लेकिन पॉल उसे कुछ नहीं बताता। उसका एक साथी कहता है कि अगर तुम इसे गोली भी मार दोगे तब भी यह कुछ नहीं बताएगा। जिसके बाद सार्जेंट पॉल को मारने के बजाय उसकी गाय को शूट कर देता है। यह देखकर पॉल बहुत दुखी हो जाता है। फिर सार्जेंट घर के अंदर तेल छिड़ककर घर को आग लगा देता है। इधर हेनरिक और एल्सा भी पॉल को ढूंढते हुए घर तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सार्जेंट पॉल को अपने साथ ले जा रहा है। हेनरिक कहता है कि हम उसे छुड़ा लेंगे। दूसरी तरफ हम कर्नल वॉन को देखते हैं जो उस घर के कोने कोने को साफ करवाता है, लेकिन उसे सोना कहीं नहीं मिलता। तभी सार्जेंट पॉल को लेकर कर्नल के पास आता है और बताता है कि यह खेत वाली लड़की का भाई है। इसके बाद कर्नल शहर के मेयर को बुलाता है और आदेश देता है कि सभी गांव वालों को चर्च के सामने इकट्ठा करो। इधर हेनरिक और एल्सा भी इन सिपाहियों का पीछा करते हुए शहर में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि नाज़ीज के सिपाही पॉल को चर्च के अंदर ले जा रहे हैं ताकि पूरे गांव वालों के सामने उसे फांसी पर लटकाया जा सके। जब चर्च के फादर उनकी इस हरकत पर उनका विरोध करते हैं तो सार्जेंट गुस्से में आकर उन्हें भी पीटने लगता है। इधर एल्सा अपने भाई पॉल को बचाने के लिए हेनरिक को साथ लेकर पीछे वाले रास्ते से चर्च के अंदर जाने की कोशिश करती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि 2 सिपाही पॉल को फांसी पर लटकाने के लिए ऊपर ले जाते हैं, लेकिन पॉल अपनी गाय के मरने से पहले ही बहुत गुस्से में था। वह अचानक उनमें से एक सिपाही को जोर से धक्का देकर ऊपर से नीचे गिरा देता है और वहां पड़ी गन उठाकर दूसरे सिपाही को भी शूट कर देता है। इसके बाद वह ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियां चलती देखकर सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं और नाज़ी सिपाही भी इधर उधर छिपने लगते हैं।
इधर एल्सा और हेनरिक भी दूसरे रास्ते से चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कर्नल अपनी स्नाइपर राइफल से पॉल को निशाना बनाता है और एक ही गोली में उसे शूट कर देता है। इसी मौके पर पॉल की मौत हो जाती है। इसके बाद कर्नल शहर के मेयर को धमकी देता है कि बताओ सोना कहाँ है, वरना मैं एक एक करके सभी को गोली से उड़ा दूंगा। इधर हेनरिक पॉल की बॉडी को उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अपने भाई की मौत देखकर एल्सा गुस्से में आ जाती है और कर्नल पर गोली चला देती है। हालांकि उसकी एक भी गोली कर्नल को नहीं लगती, लेकिन कर्नल अपने सिपाहियों को गोली चलाने से मना कर देता है। फिर वह एल्सा के सामने सरेंडर कर देता है। तभी सार्जेंट देख लेता है कि हेनरिक अभी भी चर्च के अंदर मौजूद है। इसके बाद वह और उसके साथी हेनरिक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन हेनरिक एक ग्रेनेड फोड़ देता है जिससे एक सिपाही वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से भीषण फायरिंग शुरू हो जाती है। मौका देखकर हेनरिक बिल्डिंग से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट उसका पीछा नहीं छोड़ता। दोनों के बीच काफी देर तक जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट चलती है। कभी सार्जेंट भारी पड़ता है तो कभी हेनरिक। इसी दौरान ऊपर से कुछ अमेरिकी जहाज आ जाते हैं और गोलाबारी शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इस लड़ाई में हेनरिक घायल हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एक महिला के घर में जाकर छिप जाता है। वह महिला उसे छिपने में मदद देती है और उसके जख्म साफ करके पट्टी बांध देती है। इसी दौरान वहां चर्च के फादर भी आ जाते हैं और बताते हैं कि मैंने पॉल की बॉडी को दफना दिया है, लेकिन कर्नल एल्सा को अपने साथ होटल में ले गया है। यह सुनकर हेनरिक पूछता है कि कर्नल यहाँ क्यों आया है। इस पर फादर बताते हैं कि वह यहाँ सोना लेने आया है। दूसरी तरफ शहर का मेयर अपने दोनों पार्टनर से मिलता है। इन सब ने मिलकर सोना चुराया था और अभी उन्होंने सोने को अपने पास छिपा कर रखा हुआ है। रॉबर्ट कहता है कि हमें कर्नल को सोना दे देना चाहिए, वरना वह मेरे बेटे को मार देगा। लेकिन उसके पार्टनर्स इस बात के लिए तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि जल्द ही जंग खत्म होने वाली है और उसके बाद हम सब बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वह सोना देने के लिए राजी हो जाता है। मगर जैसे ही वह यहां से जाने लगता है, सोनिया अचानक उस पर हमला कर देती है। दरअसल सोनिया शुरू से ही जानती थी कि सोना इन्हीं तीनों के पास है। फिर वह अपने दोनों पार्टनर्स के साथ मिलकर रॉबर्ट को मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल एल्सा के साथ होटल के डिनर टेबल पर बैठा है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वह अपने रूम से वे सब चीजें बाहर भिजवा देता है जिनसे उसे खतरा महसूस होता है। ये सब वह इसलिए करता है कि कहीं एल्सा उस पर हमला न कर दे। इसके बाद वह एल्सा से कहता है कि तुम मुझे उस लड़की की याद दिलाती हो जिसे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि वह लड़की यहूदी थी। इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे किसी कैंप में भेज दिया जाए। फिर वह अपने चेहरे से मास्क हटाकर आंख के अंदर से एक रिंग निकालता है, उसे साफ करता है और एल्सा को पहना देता है। वह कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। इधर फादर हेनरिक को एक पुरानी कहानी बताते हैं। वे बताते हैं कि लोवेनस्टीन हमारे गांव का इकलौता ज्यूइश फैमिली था जिसे सब बहुत प्यार करते थे, पर मेयर हमेशा उनके खिलाफ बातें करता था। वह कहता था कि हमें देशभक्ति और समाजवादी होने का फर्ज पूरा करना चाहिए, इसलिए यहूदियों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया और सन 1938 में वह ज्यूइश फैमिली अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई। जब वे लोग यहाँ से जा रहे थे तो धक्का मुक्की के बीच एक पेटी नीचे गिर जाती है जिसके अंदर सोना रखा हुआ था। इस सोने को सोंजा और उन तीनों के अलावा किसी ने नहीं देखा। इसी हंगामे का फायदा उठाकर रॉबर्ट उस ज्यूइश फैमिली को मार देता है और उनके घर को आग लगा देता है। इधर सोंजा अपने पार्टनर्स के साथ कब्रिस्तान जाती है और उस कब्र को खोदना शुरू करती है जहां उन्होंने सोना छिपाया था, लेकिन काफी देर खोदने के बाद भी उन्हें सोना नहीं मिलता। इस बात पर वे तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उन्हें कब्र के अंदर एक बाइबल मिलती है जिसमें कुछ लाइंस को मार्क किया गया था, जिनमें लिखा था, तुम चोरी नहीं करना, तुम खून नहीं करना। ये पढ़कर उन्हें समझ आ जाता है कि सोना फादर के पास है। वहीं फादर हेनरिक को बताते हैं कि हम नहीं चाहते थे कि यह सोना खूनियों के हाथ लगे, इसीलिए हमने इसे चर्च में छिपा दिया था। ये सुनकर हेनरिक कहता है कि तुम मुझे चर्च में ले चलो, अब हम कर्नल को वही देंगे जो वह चाहता है। दूसरी तरफ एल्सा कर्नल के साथ होटल में कैद थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, जबकि कर्नल आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था। तभी एल्सा धीरे से उसकी पिस्टल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन कर्नल नींद में ही उस पर अपना हाथ रख लेता है। इसी दौरान एल्सा की नजर
कर्नल की रिंग पर पड़ती है जिसके अंदर साइनाइड कैप्सूल रखा हुआ था। वह उसे निकालने के लिए अपनी हेयर पिन इस्तेमाल करती है, लेकिन कैप्सूल उछल कर नीचे गिर जाता है। जब एल्सा उसे ढूंढने के लिए नीचे झुकती है तो उसी समय कर्नल जाग जाता है और पूछता है कि तुम नीचे क्या कर रही हो। एल्सा बहाना बनाते हुए कहती है कि तुमने जो अंगूठी मुझे पहनाई थी वह नीचे गिर गई थी, ये मुझे फिट नहीं आ रही। कर्नल कहता है कि मैं इसे कल ठीक करवा दूंगा। फिर एल्सा पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। कर्नल जवाब देता है कि हाँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह सुनकर एल्सा चुपके से वह साइनाइड कैप्सूल अपने मुंह में रख लेती है और कर्नल को किस करते हुए वह कैप्सूल उसके मुंह में डाल देती है। फिर वह उसे एक जोरदार पंच मारती है और कर्नल तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। एल्सा उसकी पहनाई रिंग निकालकर उसके ऊपर फेंक देती है और इस तरह अपने भाई की मौत का बदला ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक सिपाही खबर लाता है कि अमेरिकन जल्द ही यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन सार्जेंट कहता है कि मैं सोना ली बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। तभी अचानक बाहर से गोलियां चलती हैं और खिड़की पर आकर लगती हैं और सब नीचे छिप जाते हैं। और इसी दौरान डफल देखता है कि उसके सामने सोने की ईंट पड़ी है। दरअसल यह हेनरिक था जो कहता है कि मुझे एल्सा चाहिए और बदले में मैं तुम्हें सारा सोना दे दूंगा। इसके बाद डफल कर्नल के रूम में जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह उसे तोड़ देता है। अंदर जाकर वह देखता है कि कर्नल नीचे मरा पड़ा है और एल्सा खिड़की तोड़कर यहां से भाग चुकी है। सार्जेंट रॉबर्ट की वाइफ को जैकेट पहनाकर बाहर भेज देता है ताकि हेनरिक को लगे कि यह एल्सा है। फिर वे हेनरिक की तरफ बॉम्ब फेंक देते हैं जिसके फटने से वह बेहोश हो जाता है और सार्जेंट उसे पकड़ लेता है। इधर एल्सा भागते हुए उसी महिला के घर पहुंचती है। वह महिला बताती है कि वह तुम्हें कर्नल से छुड़ाने गया था। एल्सा कहती है कि मैंने अभी गोलियों की आवाज सुनी है, शायद हेनरिक को मदद की जरूरत है। फिर ये दोनों हथियार लेकर उसे बचाने निकल पड़ती हैं। इसी दौरान सोनिया फादर पर हमला करके उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि बताओ सोना कहाँ है। इधर सार्जेंट हेनरिक को जिंदा रखने के लिए उसका इलाज करवाता है और उसे अपना खून भी देता है ताकि हेनरिक बता सके कि उसने सोना कहाँ छिपाया है। जब हेनरिक को होश आ जाता है तो ये लोग उसे लेकर चर्च की तरफ जाते हैं। इधर सोनिया भी फादर को लेकर चर्च पहुंच जाती है। फिर ये लोग एक पत्थर हटाकर देखते हैं कि सारा सोना वहीं पड़ा है, लेकिन इसी दौरान एक जोरदार धमाका होता है जिसमें सोनिया के दोनों पैटर्न्स मारे जाते हैं जबकि सोनिया घायल हो जाती है। दरअसल हेनरिक ने सोने की पेटी में कुछ बम भी रख दिए थे जिस वजह से यह धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर जर्मन सिपाही भी चर्च में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ सोना बिखरा हुआ है। इसके बाद सार्जेंट फादर को गोली मार देता है और अपने एक साथी को पेटी लेने बाहर भेजता है। तभी एल्सा को नाजीज के ट्रक से एक हथियार मिल जाता है जिससे वह चर्च की मीनार को उड़ा देती है। फिर एल्सा और वह खातून पीछे वाले रास्ते से अंदर जाकर कई जर्मन सिपाहियों को मार देती हैं जिसमें सार्जेंट भी घायल हो जाता है। इसी दौरान सार्जेंट उस बूढ़ी महिला पर हमला करता है, लेकिन वह महिला अपना चाकू उसके पेट में घुसा देती है। मगर इससे पहले कि वह उसे मारती, एक गोली आकर उसके सिर में लगती है और वह मर जाती है। एल्सा भी घायल हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और एक एक करके सभी सिपाहियों को मार देती है। आखिर में सिर्फ सार्जेंट बचता है जो एल्सा पर हमला कर देता है। तभी हेनरिक आगे आकर उस पर झपट पड़ता है और सोने की ईंट उसके मुंह में ठूंस कर उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद एल्सा और हेनरिक चर्च से बाहर आते हैं, लेकिन एक सिपाही अभी भी अंदर छिपा होता है जिसे सोनिया शूट कर देती है और यह सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि हिटलर मर चुका है और जंग खत्म हो गई है। फिर हम सोनिया को देखते हैं जो कार में कहीं जा रही थी, लेकिन तभी एक अमेरिकन टैंक उसकी कार को बॉम्ब से उड़ा देता है। जब सोल्जर्स करीब जाकर देखते हैं तो वहां हर तरफ सोना बिखरा हुआ होता है। एक सिपाही कहता है कि हमें यह रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उनका सार्जेंट उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद फिल्म के आखिर में हम हेनरिक और एल्सा को देखते हैं जो हागन शहर पहुंचते हैं, जहां हेनरिक 6 साल बाद अपनी बेटी से मिलता है और भावुक होकर उससे गले लगा लेता है। और इस खूबसूरत नोट के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लड एंड गोल्ड मूवी की, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।